हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं बी के पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी कैफे कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री फॉर एसएससी जीडी, रेलवेज, एसएससी, पटवार एंड ऑल दी एग्जाम्स जिनमें केमिस्ट्री पूछी जाती है। तो हम बहुत ही डिटेल्ड नॉलेज जो है ले रहे हैं टॉपिक्स का। आपने पिछले टॉपिक्स को पढ़ा होगा, जैसे हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा, परमाणु संरचना, पीरियोडिक टेबल पढ़ा, आवर्त सारणी, मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु, बहुत ही लंबा जो डिस्कशन हमने उसके ऊपर किया। और एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर, तत्व यौगिक मिश्रण को भी बहुत ही डिटेल में हमने उसकी चर्चा की। तो दोस्तों हम लोग ले देकर बात यह है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, कंटेंट अपना जो है वो सॉलिड ले रहे हैं, किसी भी टाइप की कोई गुंजाइश कंटेंट में नहीं रख रहे हैं और बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ताकि आप किसी भी एग्जाम के लिए केवल एक बार साइंस पढ़ें, आपको अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग लेवल का साइंस या अलग अलग कंटेंट को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ये मेरी पहली प्राथमिकता है और ये मेरा पहला उद्देश्य है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं आज जो टॉपिक उठाने की, वो है अपना कैटलिस्ट, उत्प्रेरक, साथ में एंजाइम्स को कनेक्ट करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया वाले टॉपिक के साथ ही हम लोग कैटलिस्ट को देख रहे हैं, उत्प्रेरक को देख रहे हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन पढ़ी हम लोगों ने, केमिकल रिएक्शन पढ़ी है। तो हम देखेंगे कि दोस्तों मान लीजिए ए और बी है, इस ए और बी से हम बना रहे हैं सी और डी। क्लियर। अब हम चाहते हैं कि ये थोड़ा जल्दी बन जाए, थोड़ा जल्दी बन जाए, तो बताओ मुझे अभिक्रिया को क्या कराना पड़ेगा? तेज कराना पड़ेगा। क्लियर। तो दोस्तों अभिक्रिया का जो वेग होता है, अभिक्रिया का जो वेग होता है, अभिक्रिया का वेग, क्लियर, अभिक्रिया का वेग या कह सकते हैं अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर को बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर। तो अभिक्रिया की जो दर है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है, वो रेट ऑफ रिएक्शन जो निकाली जाती है वो निकाली जाती है मोल, उसका जो यूनिट होती है वो होती है मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। यानी कि आपसे पूछा जाए अभिक्रिया का जो वेग होता है, अभिक्रिया की दर की यूनिट क्या होती है, तो आप कह सकते हो मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड जो होती है वो क्या होती है? अभिक्रिया के वेग की या अभिक्रिया की दर की क्या होती है? यूनिट होती है। अब दोस्तों अगर हम अभिक्रिया के वेग को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे, तो बताओ रिएक्शन जल्दी हो जाएगी। अभिक्रिया का वेग अगर बढ़ा देते हैं तो रिएक्शन जल्दी संपन्न हो जाएगी। जो रिएक्टेंट है, जो क्रियाकारक है, वो जल्दी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हमने रेट ऑफ रिएक्शन को, अभिक्रिया के वेग को क्या कर दिया? घटा दिया, तो रिएक्शन कैसे पूरी होगी बताओ? देरी से पूरी होगी। क्लियर। तो ये करने के लिए, अभिक्रिया के वेग को कम और ज्यादा करने के लिए हम क्या लेते हैं? हम एडिशनल, हम अतिरिक्त क्या काम में लेते हैं? केमिकल काम में लेते हैं, हम अतिरिक्त रसायन काम में लेते हैं। और इन रसायनों को हम क्या बोल देते हैं? इन रसायनों को हम कैटलिस्ट कह देते हैं। क्या बोल देते थे? उत्प्रेरक कह देते हैं। तो उत्प्रेरक क्या है? उत्प्रेरक वे रासायनिक पदार्थ हैं जो अभिक्रिया के वेग को या तो बढ़ा सकते हैं या क्या कर सकते हैं? घटा सकते हैं। तो हम बात करते हैं दोस्तों किसकी? कैटलिस्ट। हम बात करते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक होते क्या हैं? तो उत्प्रेरक के बारे में जब बात करने के लिए निकलेंगे तो हम लिखेंगे कि वे रासायनिक पदार्थ, लिखेंगे ये बात कि वे रासायनिक पदार्थ जो, वे रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को, जो अभिक्रिया के वेग को घटा या बढ़ा सकते हैं, अभिक्रिया के वेग को घटा या बढ़ा सकते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। अभिक्रिया के वेग को घटा या बढ़ा सकते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं, कैटलिस्ट कहलाते हैं। क्या कहेंगे बताइए इनको? उत्प्रेरक कहेंगे, कैटलिस्ट कहेंगे। क्लियर। कोई दिक्कत? जैसे एक आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है 2KClO3 इज इक्वल्स टू 2KCl प्लस 3O2। क्लियर। अब ये रिएक्शन को फास्ट कराने के लिए हमने एक तो टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर के साथ यहां पर मैग्नीज डाइऑक्साइड हमने काम में लिया, किसके रूप में? उत्प्रेरक के रूप में। तब जाकर ये रिएक्शन क्या हुई बताइए? फास्ट हुई। तो एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल है कि भैया रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं? एक्स्ट्रा पदार्थ डालते हैं और वो एक्स्ट्रा पदार्थ अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। जैसे जब आपको वनस्पति तेल से, वेजिटेटिव ऑयल से
वनस्पति तेल की क्रिया हाइड्रोजन गैस से करवाते हैं तो क्या बन जाता है, तो वनस्पति घी बन जाता है। अब इस रिएक्शन को फास्ट करना हो तो आप जो उत्प्रेरक है वो क्या काम में लेते हैं, निकल। साथ में कभी कभी प्लेटिनम और पैलेडियम भी काम में लिया जा सकता है, लेकिन मोस्टली निकल काम में लिया जाता है। क्लियर। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की जो प्रक्रिया है इसको हाइड्रोजनेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन, या इसको हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। हाइड्रोजनीकरण इसको कहा जाता है। और हाइड्रोजनीकरण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो वेजिटेटिव ऑयल है वो किस में बदल जाता है, वेजिटेटिव ऑयल जो है वो वेजिटेटिव घी में बदल जाता है। वेजिटेटिव ऑयल वेजिटेटिव घी में बदल जाता है। ओके, तो उत्प्रेरक डेफिनेशन के साथ स्टार्ट किया, वे केमिकल्स जो किसी भी रिएक्शन के वेलोसिटी को, रेट ऑफ रिएक्शन को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। घटाने बढ़ाने से उत्पाद प्राप्ति का जो समय है वो घट बढ़ सकता है। अगर रिएक्शन को फास्ट कर दिया तो प्रोडक्ट जल्दी प्राप्त हो जाएगा, रिएक्शन को अगर स्लो कर दिया तो प्रोडक्ट जो है वो आपका देरी से प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये बात जो एग्जाम्पल्स हैं दो, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं, इसलिए इनको मैंने आपको सबसे पहले आपके सामने रखा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अब हम समझेंगे आगे नेक्स्ट बात। दोस्तों, उत्प्रेरकों की जो खोज है, उत्प्रेरक की जो खोज है वो की है वर्जिलियस ने। किसने की है बताइए, वर्जिलियस। और वर्जिलियस ने ये जो खोज की है ये की है, मैं आपको सन जो है बिल्कुल 1853 में उत्प्रेरक की खोज किसने की बताइए, वर्जिलियस ने की। नेक्स्ट बात आप ध्यान रखेंगे कि उत्प्रेरक की जो क्रियाविधि होती है, उत्प्रेरक की जो प्रोसेस होती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको उत्प्रेरण कहते हैं। उत्प्रेरक की क्रियाविधि क्या कहलाती है, उत्प्रेरण कहलाती है। कैटालाइसिस इसको क्या बोलते हैं, उत्प्रेरण कहलाती है, इसको कैटालाइसिस बोलते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और बताता हूं मैं आपको कि उत्प्रेरक जो होते हैं, उत्प्रेरक उत्पाद में परिवर्तन नहीं कर सकते। उत्प्रेरक उत्पाद में परिवर्तन नहीं कर सकते, यानी कि समझाता हूं मैं आपको कि उत्प्रेरक जो है वो ये चेंज नहीं करेंगे कि उत्पाद क्या है, उत्पाद तो वही बनना है जो बनना था। समझिए इस बात को, जैसे 2KClO3, क्लियर, और इसको आपने MnO2 उत्प्रेरक डाला तो ये 2KCl और 3O2 में बदल गया। अगर आप ये MnO2 को नहीं डालते तो भी 2KCl और 3O2 ही बनना था, लेकिन MnO2 डालने से वो जल्दी बन गया। तो जल्दी और लेट इसका काम कर सकता है कैटलिस्ट, बाकी प्रोडक्ट की नेचर को, उत्पाद की प्रकृति को चेंज नहीं कर सकता। साथ ही साथ उत्प्रेरक की लिमिटेशंस में पढ़ा रहा हूं, उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकते, उत्प्रेरक अभिक्रिया को स्टार्ट नहीं कर सकता, प्रारंभ नहीं कर सकता। उत्प्रेरक केवल वेग को घटा बढ़ा सकता है, उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता। नेक्स्ट बात हम पढ़ेंगे कि उत्प्रेरक जो होता है स्वयं अपरिवर्तित रहता है। उत्प्रेरक स्वयं कैसा रहता है, अपरिवर्तित, मतलब रिएक्शन के दौरान रिएक्शन हो जाती है तो उत्प्रेरक में कोई चेंज नहीं आता। उत्प्रेरक ना तो रिएक्शन में भाग लेता है, क्लियर, यह रिएक्शन में भाग अब नहीं लेता। उत्प्रेरक जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, रिएक्शन में भाग नहीं लेता। ये तो क्या करता है, या तो रिएक्शन के रास्ते में रोड़ा बनता है या रिएक्शन को धक्का लगाता है ताकि वो जल्दी से हो जाए। तो उत्प्रेरक जो है वो स्वयं क्या रहता है, रिएक्शन के दौरान अनचेंज रहता है और रिएक्शन के अंदर वो पार्टिसिपेट नहीं करता। अच्छा दोस्तों, क्रियाकारक से उत्पाद बनने के लिए, क्रियाकारक से उत्पाद बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा जो होती है, क्रियाकारक से उत्पाद के निर्माण के लिए आवश्यक जो मिनिमम एनर्जी होती है, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा जो होती है उसको सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। यानी क्रियाकारक से प्रोडक्ट तभी बनेगा जब ये जो एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी, क्लियर, ये क्या होगी, वहां पर अवेलेबल होगी। कम से कम इतनी ऊर्जा क्रियाकारक के पास होनी चाहिए कि वो उत्पाद में बदल जाए, वो एक्टिवेशन एनर्जी है। तो उत्प्रेरक का काम क्या है कि उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा के मान को घटा देता है, उत्प्रेरक एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को घटा देता है, जिससे कि क्रियाकारक से उत्पाद जल्दी बदल जाता है। ठीक है, तो उत्प्रेरक क्या करता है, सक्रियण ऊर्जा का मान क्या कर देता है, घटा देता है। घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है, डिपेंड करता है उत्प्रेरक किस नेचर का है। ठीक है, तो उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा के मान में क्या कर सकता है, घटा सकता है, या हम इस तरह लिख सकते हैं परिवर्तन कर सकता है। तो उत्प्रेरक की कुछ क्वालिटीज में हम देख पा रहे हैं सबसे पहले कि भैया कैटलिस्ट, खोज वर्जिलियस ने की 1853 में।
और उत्प्रेरक की जो क्रियाविधि है उसको क्या बोलते हैं, कैटालाइसिस बोलते हैं, उसको उत्प्रेरण के नाम से जाना जाता है, कैटालाइसिस। ठीक है, और उत्प्रेरक जो होते हैं ये प्रोडक्ट को चेंज नहीं कर सकते, प्रोडक्ट तो जो बनता है वही बनेगा, अभिक्रिया को स्टार्ट भी नहीं कर सकते, स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं, और उत्पाद बनने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसको हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, और प्रोडक्ट बनाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी है सक्रियण ऊर्जा, ये उस सक्रियण ऊर्जा की वैल्यू को क्या कर देते हैं, कम या ज्यादा कर देते हैं। क्लियर। खास बात यह है कि दोस्तों उत्प्रेरक जो होते हैं क्रिया विशिष्ट होते हैं, रिएक्शन स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि उत्प्रेरकों का प्रयोग, एक उत्प्रेरक का प्रयोग सब जगह नहीं किया जा सकता, यानी किसी विशेष अभिक्रिया के लिए कोई विशेष उत्प्रेरक काम में लिया जाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाना है आपको, तो वहां पर निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, बस यही काम में ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज को डाल दिया वो काम में ले लिया, या फिर निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम को आप कहीं पे भी किसी भी रिएक्शन में डाल दो वो रिएक्शन का वेग बढ़ा देगा, नहीं। यानी कि उत्प्रेरक जो होते हैं वो रिएक्शन स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि क्रिया के लिए उत्प्रेरक और उत्प्रेरक के लिए क्रिया स्पेशल होती है। वो कुछ खास, एक उत्प्रेरक कुछ खास क्रिया को ही प्रभावित कर सकता है और एक क्रिया किसी खास उत्प्रेरक के द्वारा ही प्रभावित हो सकती है। यानी हम कह सकते हैं कि रिएक्शन और कैटलिस्ट हमेशा एक दूसरे से स्पेसिफिक होते हैं, हमेशा एक दूसरे से क्या होते हैं, एक दूसरे के लिए विशेष होते हैं। बोलो कोई बात समझ में आ गई यहां तक? चलिए क्लियर। नेक्स्ट बात जो मैं बताता हूं आपको कि दोस्तों उत्प्रेरक जो होते हैं इनकी सूक्ष्म मात्रा पर्याप्त होती है, उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा ही पर्याप्त होती है, यानी उत्प्रेरक की आपको किलो 2 किलो जरूरत नहीं होती, उत्प्रेरक की एक लिटिल अमाउंट ही काफी होता है। साथ ही साथ ये कि उत्प्रेरक की जो क्रियाविधि होती है इस पर ताप का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है, ताप का प्रभाव अधिक पड़ता है, इसलिए उत्प्रेरक एक निश्चित ताप पर कार्य करते हैं। क्लियर। उत्प्रेरक के कार्य करने के लिए एक फिक्स टेम्परेचर रेंज होती है कि ये कैटलिस्ट इस तापमान पर कार्य करेगा, क्योंकि उत्प्रेरकों की क्रियाविधि पर टेम्परेचर का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो ये मैंने आपको बताई है उत्प्रेरक की क्रिया करने की कैपेसिटी, उत्प्रेरक के कार्य करने का लेवल और उत्प्रेरक की कुछ क्वालिटीज। पहली क्वालिटी, उत्पाद में चेंज नहीं करेगा, रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करेगा, खुद रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा, खुद में कोई चेंज नहीं आएगा, और ये केवल एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को घटा सकता है, बढ़ा सकता है, थोड़ी बहुत मात्रा में ही ये रिएक्शन को बड़ा बदलाव दे सकता है, और तापमान का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। इस वजह से उत्प्रेरक एक निश्चित ताप पर ही क्या करते हैं बताइए, क्रिया करते हैं। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं और आगे आपको बताऊं कि कैसे कैसे उत्प्रेरक जो होते हैं वो कार्य करते हैं। चलिए क्लियर। अब हम उत्प्रेरक के प्रकार पढ़ रहे हैं, चलिएगा ठीक है। तो टाइप ऑफ कैटालाइसिस, टाइप ऑफ उत्प्रेरण। तो उत्प्रेरण बेसिकली 4 प्रकार का होता है। उत्प्रेरण में समांगी उत्प्रेरण, समांगी उत्प्रेरण को बोला जाता है होमोजीनस कैटालाइसिस। दूसरा विषमांगी उत्प्रेरण, विषमांगी को बोला जाता है हेट्रोजीनस। तीसरा जो हो गया वो हो गया आपका स्वतः उत्प्रेरण, ऑटो कैटालाइसिस। स्वतः उत्प्रेरण इसको बोला जाता है ऑटो कैटालाइसिस। और उसके बाद चौथा जो हो गया वो हो गया आपका जैव उत्प्रेरण, जैव उत्प्रेरण को बोला जाता है बायो कैटलिस्ट। क्लियर। तो 4 प्रकार के क्या हैं बताइए आपके उत्प्रेरक हैं। उत्प्रेरण जो कैटालाइसिस हैं वो 4 टाइप का है, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है। अब इन चारों को हमें एक एक करके समझना है, आइए एक एक करके समझते हैं। उससे पहले आपको एक चीज बता देता हूं कि जो बच्चे यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएसआई 2021 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दोस्तों द स्टडी कैफे चैनल पर बहुत ही बढ़िया आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। वो क्या कि सुबह 11:30 से 12:30 के बीच आपकी मैथ्स की प्रैक्टिस सेशन 40+ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेशन आपके लिए सुबह 11:30 से 12:30 आपका ये रहेगा। और ये जो शेड्यूल है आपका मंडे टू सैटरडे यानी सप्ताह में 6 दिन ये शेड्यूल आपका जारी रहेगा, सप्ताह में 6 दिन के लिए मंडे टू सैटरडे। और 4:30 से 5:30 के बीच शाम को
शाम 4:30 से 5:30 के बीच आपके रीजनिंग का प्रैक्टिस सेशन आपका होने वाला है। शाम 4:30 से 5:30 के बीच किसका प्रैक्टिस सेशन होगा? आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेशन। तो मॉर्निंग 11:30 to 12:30 और इवनिंग 4:30 to 5:30 आपका स्पेशली यूपीएसआई 2021 के लिए हमारी तरफ से आपकी तैयारी को चार चांद लगाने के लिए, आपकी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारी तरफ से एक प्रयास किया जा रहा है। अपने दोस्तों को ये बात शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को हमारे साथ जोड़ें। हम पढ़ने जा रहे हैं समांगी उत्प्रेरण। दोस्तों समांगी उत्प्रेरण देखिएगा, यदि देखिए समझिएगा, यदि क्रियाकारक व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं समान हो, यदि क्रियाकारक यानी रिएक्टेंट, यदि क्रियाकारक, एग्जाम्पल से बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्रियाकारक व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं समान हो, और ये आसान है बड़ा, उत्प्रेरक की, यदि क्रियाकारक व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं समान हो, यदि क्रियाकारक व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं क्या हो बताइए? समान हो, तो इसे क्या बोला जाता है? तो इसे समांगी उत्प्रेरण बोला जाता है। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ठीक है। CH3 COO CH3 प्लस में हमने ले लिया HCl, क्लियर। CH3 COO CH3 साथ में हमने ले लिया HCl, नहीं हम यहां ले रहे हैं H2O। क्या काम में ले रहे हैं? H2O। और H2O जब काम में लिया तो इधर बना क्या? CH3 COOH प्लस बन गया CH3OH, क्लियर, समझ गए? ये क्या है? इसको बोला जाता है मैथिल एसीटेट। मैथिल एसीटेट, ये तो आपको पता वाटर है, ये आपका क्या है? एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल। और ये आपका क्या है? ये है आपका मेथेनॉल, मेथेनॉल या मेथिल एल्कोहल। ये एक रिएक्शन है आपके सामने। अब आपको बताना है कि ये समांगी है कि ये विषमांगी है। अब इसको गौर कीजिए, देखिए एथिल, ये पेपर में देगा आपको ऐसे, ये लिक्विड, ये लिक्विड। अच्छा, यहां जो कैटलिस्ट काम में लिया जाता है, यहां पर लिया जाता है, ऐसे लिखा आता है पेपर में HCl एक्वस। बताओ, ये भी लिक्विड। अब देखिए, अगर क्रियाकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं, ये दोनों क्रियाकारक और उत्प्रेरक, ये तीनों क्या है? सेम है, लिक्विड लिक्विड लिक्विड। तो ये उत्प्रेरण कैसा हो गया? समांगी उत्प्रेरण हो गया। जैसे 2SO2 प्लस O2 इज इक्वल्स टू NO, क्लियर, और 2SO3 ये बन गया। देखिए ये गैस सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैस सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये गैस। बताइए गैस गैस गैस, प्रोडक्ट को नहीं देखना, आपको प्रोडक्ट को देखना ही नहीं है, आपको केवल किस किस को देखना है? क्रियाकारक को और उत्प्रेरक को। बाकी ये भी देगा आपको, ऐसे लिक्विड दे दिया, लिक्विड दे दिया। इनमें से कोई सॉलिड भी होता तो कंफ्यूज मत होना, क्यों? क्योंकि उत्पाद को नहीं देखना है हमें, केवल किसको देखना है? हमें केवल रिएक्टेंट को, और हमें केवल किसको देखना है? उत्प्रेरक को। अगर क्रियाकारक और उत्प्रेरक की फिजिकल कंडीशंस, भौतिक अवस्थाएं क्या हो, फिजिकल स्टेट जो हो वो सेम हो, तो इसे क्या बोला जाता है? इसे समांगी उत्प्रेरण बोला जाता है। आपको कुछ नहीं करना, आपको जब भी रिएक्शन देगा, LDC राजस्थान में क्वेश्चन आए हैं, आप देख लेना, 2018 का जो पेपर लगे हैं LDC के, उनमें आए थे क्वेश्चंस, और उनमें बाकायदा उन्होंने ऑप्शन में ऐसे नीचे LLL, ये खुद वही का क्वेश्चन है, ये जो मैं आपको पहला दे रहा हूं। तो लिक्विड 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 तीनों सेम है, समांगी। अगर तीनों में से एक भी चेंज हो जाता है इन तीनों में से, तो विषमांगी हो जाता। उसका एग्जाम्पल आगे लेकर आऊंगा। तो यदि क्रियाकारक और उत्प्रेरक की फिजिकल कंडीशंस, भौतिक अवस्थाएं समान हो, तो इसे क्या बोलते हैं? एक ही अवस्था में हो, क्रियाकारक व उत्प्रेरक, ठीक है, एक ही अवस्था में हो, तो इसे क्या बोल देते हैं? इसको बोल देते हैं समांगी उत्प्रेरण। लेकिन अगर ये लिक्विड 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 तीन है, तो जनरली ये भी लिक्विड लिक्विड ही प्राप्त होते हैं। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि यदि क्रियाकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्थाएं समान हो, लेकिन क्रियाकारक, उत्प्रेरक, उत्पाद के अलावा आपको फोकस मेन क्रियाकारक और उत्प्रेरक पर रखना है। ये दोनों अगर एक कंडीशन में हुए, ये दोनों अगर सेम स्टेट में हुए, तो दोस्तों उत्पाद को तो सेम स्टेट में होना ही पड़ेगा, नहीं रोक सकते आप, सेम स्टेट में होगा आपका प्रोडक्ट भी, ठीक है, क्लियर। और अगर ये अलग अलग स्टेट में हो गए, देखिए देख लीजिए सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये भी गैस है, ऑटोमेटिकली वही कंडीशन आ गई, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत है? अब हम विषमांगी उत्प्रेरण की बात करेंगे, ठीक है। विषमांगी उत्प्रेरण में क्या होगा? विषमांगी की जब आप बात करेंगे, तो विषमांगी में आप देखेंगे कि क्रियाकारक व उत्प्रेरक, क्रियाकारक व उत्प्रेरक की
भौतिक अवस्थाएं क्या होगी, क्रियाकारक व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था अलग अलग होगी, क्रियाकारक उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी। अब एग्जाम्पल की बात करता हूं, जैसे देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन N2+3H2 इज इक्वल्स टू 2NH3, इसे बोला जाता है दोस्तों अमोनिया निर्माण की हैबर विधि। क्या बोलते हैं, अमोनिया निर्माण की हैबर विधि, है ना, अमोनिया निर्माण की हैबर्स प्रोसेस, अमोनिया निर्माण की हैबर विधि। तो अमोनिया निर्माण की हैबर विधि जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहां पर उत्प्रेरक के रूप में लोहे का चूर्ण काम आता है, आयरन का। अब देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन ऑक्साइड गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, अमोनिया भी गैस। अब अगर आपने ये तीनों देख डाले तो समांगी हैं, लेकिन लोहे का चूर्ण सॉलिड है, तो बताओ कैसी रिएक्शन हो गई, विषमांगी। दोस्तों वनस्पति तेल, वेजिटेटिव ऑयल के साथ हाइड्रोजन गैस लिया आपने, क्लियर, और हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन आपने किससे करवा दी, वेजिटेटिव घी से करवा दी, क्लियर। और यहां उत्प्रेरक निकेल, अब आपको पता है निकेल तो सॉलिड है, हाइड्रोजन गैस है और वेजिटेटिव ऑयल लिक्विड है। बताओ तीनों अलग अलग हो गए, तो ये कैसा रिएक्शन हो गई, विषमांगी। कैसी हो गई बताइए, विषमांगी हो गई। और विषमांगी हो गई तो आप इजीली इसे क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, आप इजीली इसे देख सकते हैं। बोले कोई दिक्कत है, चलिए ओके आगे बात करेंगे। चलिए क्लियर। तीसरा हम उत्प्रेरक के प्रकारों में, दो प्रकार ये मेन है, अब इनके बीच से कैटेगरी और निकाल रहा हूं मैं। भाई उत्प्रेरक आपने चार प्रकार के, समांगी, विषमांगी, स्वतः उत्प्रेरण और जैव उत्प्रेरण, लेकिन इसके बीच ही उत्प्रेरक के दो प्रकार और पढ़ा रहा हूं मैं आपको, है ना। उत्प्रेरक के कुछ अन्य प्रकार और पढ़ा रहा हूं, धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक को बोला जाता है पॉजिटिव कैटलिस्ट। देखिए समझिएगा इस बात को, ये उत्प्रेरक के प्रकार हैं। उत्प्रेरक के प्रकार का मतलब धनात्मक उत्प्रेरक वो होते हैं जो क्या करते हैं, वेग बढ़ाते हैं, ये अभिक्रिया का वेग क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। और ऋणात्मक उत्प्रेरक वे होते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट वो होते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक वे होते हैं जो वेग को क्या करते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक होते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। ये क्या करते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं, ये वेग को घटाते हैं, ठीक है। तो वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएंगे वो धनात्मक, और जो अभिक्रिया के वेग को घटाएंगे वो क्या कहलाएंगे बताइए, ऋणात्मक। सिंपल सा कंसेप्ट है। जैसे 2KClO3 एग्जाम्पल पढ़ाई था आपने, इस पर आप MnO2 काम में ले रहे थे, तो 2KCl और 3O2 बन गया। तो ये जो MnO2 है ये कैसा कैटलिस्ट है बताइए, ये पॉजिटिव कैटलिस्ट है, ये अभिक्रिया के वेग को क्या कर रहा है बताइए, बढ़ा रहा है। 2SO2 + O2 इज इक्वल्स टू NO, ये क्या कर रहा है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहा है, तो ये क्या बन गया 2SO3। N2 + 3H2 इज इक्वल्स टू 2NH3, और यहां काम में आ रहा है Fe, तो ये क्या कर रहा है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहा है। प्लस लगाकर मैं दिखा रहा हूं कि रिएक्शन के वेग को क्या कर रहा है बताइए, बढ़ा रहा है, ठीक है। अगला 2H2O2, इसके ऊपर लिख दिया ग्लिसरॉल, क्या लिख दिया, ग्लिसरॉल, और बन गया 2H2 + 2O2, 2H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड था, इससे आपने ग्लिसरॉल डाल दी, क्लियर। और ग्लिसरॉल डालने के बाद सॉरी इधर जो है उत्पाद जो बन रहा है वो बन रहा है 2H2O + 2H2O + O2, क्लियर। हाइड्रोजन परऑक्साइड का जल और ऑक्सीजन गैस में टूटना। तो ये ग्लिसरॉल कैसा कैटलिस्ट है, नेगेटिव कैटलिस्ट है। कैसा कैटलिस्ट हो गया बताइए, नेगेटिव कैटलिस्ट हो गया। अगर क्लोरोफॉर्म CHCl3 इसकी क्रिया ऑक्सीजन से करवा दें और COCl2 + क्या बन जाए, COCl2 + क्या बन जाए, H2O बन जाए, ठीक है। H2O ना बने तो एक मिनट रुकिए, CHCl3 2 ऑक्सीजन, ये HCl बनेगा, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लेंगे, ओके। अब देखिएगा बैलेंस करेंगे हम, ये 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। 2 ऑक्सीजन है तो उधर 2 लगाएंगे और उधर 2 लगाएंगे तो इधर भी 2 लगाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, फिर बैलेंस हो जाएगा, डोंट वरी। देखिए यहाँ 2 लगाएंगे, ऑक्सीजन 2 है,
क्लियर, इधर 2 कार्बन हो गए तो ये 2 कार्बन हो गए, ठीक है, और इधर 2 हाइड्रोजन हो गए तो यहाँ लगा देंगे 2HCl। क्लियर, तो ये है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को जब रंगीन बोतलों में भरा जाता है, क्लोरोफॉर्म को जब रंगीन बोतलों में भरा जाता है, ठीक है, तो ये कौन सी गैस बना लेता है? फॉस्जीन। अब ये जहरीली गैस है, तो हम यहाँ चाहते हैं कि क्लोरोफॉर्म फॉस्जीन गैस में बदले, तो वो जल्दी ना बदले क्योंकि फॉस्जीन जहरीला है। तो क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रख दिया तो वो जल्दी किस में बदल जाता है? COCl2 में बदल जाता है। अब हमें इसको क्या करना है? इसको स्लो करना है। स्लो करना है तो यहां पर हम एथेनॉल काम में लेंगे। क्या काम में लेंगे? एथेनॉल। किसके रूप में? उत्प्रेरक, उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक के रूप में। अभिक्रिया के वेग की दर को क्या कर देता है? घटा देता है। तो एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स लिख रहा हूं मैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड का जल और ऑक्सीजन में अपघटन, ग्लिसरॉल, इसको स्लो करता है, ठीक है। और क्लोरोफॉर्म का फॉस्जीन गैस में बदलना, इसको कौन स्लो करता है? इसको एथेनॉल स्लो करता है, C2H5OH स्लो करता है। तो धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, जबकि ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो एग्जाम्पल्स ही इस टॉपिक का मूल है। एग्जाम्पल्स पे ही ये पूरा टॉपिक टिका हुआ है और इस टॉपिक में सबसे ज्यादा एग्जाम्पल्स ही पूछे जाते हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई यहां तक? तो धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएंगे, ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देंगे? घटा देंगे। ठीक है, चलिए अब जो तीसरा टाइप था समांगी विषमांगी के बाद, वो था स्वतः उत्प्रेरक। नाम ही बता रहा है स्वतः उत्प्रेरक या स्वयं उत्प्रेरक। इसमें क्या होता है कि अभिक्रिया में बाहरी उत्प्रेरक नहीं डालना पड़ता, अभिक्रिया में बना हुआ उत्पाद ही, अभिक्रिया में बना हुआ उत्पाद ही किसका काम करने लग जाए? बना हुआ उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करे। अभिक्रिया में बना हुआ उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करे, तो ऐसी अभिक्रिया को स्वतः उत्प्रेरण, स्वतः का मतलब खुद ही उत्प्रेरण करने लग जाए। जैसे CH3COO C2H5, इसको बोलते हैं एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। अब एथिल एसीटेट की क्रिया आपने वाटर से करवा दी, वाटर से करवा दी तो एक तो बन गया CH3COOH और एक बन गया C2H5OH, ये बन गया एथेनॉल। अब एथेनॉल जो बना, ये एथेनॉल ही किसका काम करने लग जाए? उत्प्रेरक का। जो एथेनॉल बन रहा है ये खुद ही खुद के उत्पादन को बढ़ाने लग जाए, तो दोस्तों इसे कहते हैं स्वतः उत्प्रेरक। जैसे जैसे एथेनॉल बढ़ता है ये रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता जाएगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ाता जाएगा और जल्दी पूरा पदार्थ किसमें बदल जाएगा? एसिटिक अम्ल और एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा उत्प्रेरण जिसमें उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करने लग जाए उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्वतः उत्प्रेरण या स्वयं उत्प्रेरण के नाम से जानते हैं। स्वतः उत्प्रेरण या क्या बोला जाता है? स्वयं उत्प्रेरण हम लोग उसे कह रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई यहां तक? ठीक है, चलिए क्लियर। अब जो चौथा टाइप है वो है बायो कैटलिस्ट। चौथा टाइप है जिसकी बातें हम कल करेंगे, आज की क्लास आधा घंटे की ही रहेगी क्योंकि नॉलेज जो है काफी प्रोवाइड कर दिया है मैंने आपको। जैव उत्प्रेरण, दोस्तों जैव उत्प्रेरण, ऑटो कैटलिस्ट, इनको एंजाइम भी कहते हैं। तो एंजाइम कहां पाए जाते हैं? यानी जैविक क्रियाओं में जो उत्प्रेरक होते हैं, जैविक क्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करने वाले, जैविक क्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करने वाले पदार्थ, यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं में जो अभिक्रिया का वेग बढ़ाते हैं उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं, और जैविक अभिक्रियाओं में जो अभिक्रिया के वेग को घटाते बढ़ाते हैं वो क्या कहलाते हैं? एंजाइम कहलाते हैं। और खास बात ये कि जो एंजाइम होते हैं वो हमेशा हमेशा और हमेशा किसके बने होते हैं? एंजाइम हमेशा और हमेशा प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं बताइए? प्रोटीन के बने होते हैं। और एंजाइम किस प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं बताइए? जैव उत्प्रेरक होते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, NH2CONH2, यह है यूरिया। यूरिया के साथ आपने डाला यूरिएज एंजाइम। एंजाइमों का नामकरण जनरली उनके क्रिया कारक के आधार पर रखा जाता है या फिर इस नाम पर कि वो कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो यूरिया का अपघटन कर रहा है तो इसको क्या बोल देंगे? यूरिएज। तो NH2CONH2, इसकी क्रिया किससे करवा दी आपने? जल के साथ करवा दी। किसके साथ करवा दी? जल के साथ। तो क्या बन जाएगा? अमोनिया बन जाएगा, साथ में क्या बन जाएगा? CO2। अमोनिया और CO2 से ही लीवर में यूरिया का निर्माण होता है। तो यूरिया की क्रिया अगर जल से करवा देंगे यूरिएज एंजाइम के प्रेजेंस में तो क्या बन जाएगा बताइए? आपका वापस से अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। क्लियर। जैसे माल्टेज, माल्टोज जो शर्करा है वो ग्लूकोज से बनी होती है। क्लियर। तो अगर आपको माल्टोज को तोड़ना है तो आप कौन सा एंजाइम देंगे? माल्टेज एंजाइम।
और माल्टेंट एंजाइम से वापस क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम कल समझेंगे और डिटेल में समझेंगे कि बायो कैटलिस्ट कितने टाइप के होते हैं, एंजाइम कितने टाइप के होते हैं, एंजाइम काम कैसे करते हैं, और भी बहुत सारी जानकारी मुझे इस टॉपिक में आपको प्रोवाइड करानी है। तो उम्मीद करता हूँ आप जुड़े रहेंगे, हमारे साथ बने रहेंगे। ऑफिशियल काम धाम की वजह से थोड़ा सा एक लिटिल बिट डिफरेंस क्लासेस में, कभी रेगुलर कभी लाइव ऐसा हो रहा है, लेकिन आपकी पढ़ाई को मैं बाधित नहीं होने दूंगा। क्लास आपको रेगुलर बेसिस पर मिलेगी और आप रेगुलर पढ़ेंगे, रेगुलर कंटेंट मिलेगा और सारी चीज़ें तरीके से चलेंगी। टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आप हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। आगे बात जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।